नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आई होप आज आपका पेपर था तो पेपर अच्छा गया होगा आपका आरपीएफ का। ठीक है, और क्वेश्चंस बहुत लोगों ने शेयर किए हैं और आपके पास अगर आपको कुछ याद है टॉपिक्स तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उन चीज़ों को देखा जाएगा, है ना, क्लास में। फिलहाल आज हम 23rd नंबर की क्लास डिस्कस कर रहे हैं रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन? वेंचर कैपिटल उद्यम पूंजी का क्या अर्थ होता है? उद्यम पूंजी का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे दोस्त, ये वेंचर कैपिटल क्या है कि जो कुछ लोग होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट किसे कहते हैं वो समझिए एक बार। वेंचर कैपिटलिस्ट कौन होते हैं? ये बहुत से इंटेलिजेंट लोगों का एक ग्रुप होता है। बहुत से इंटेलिजेंट लोगों का एक ग्रुप होता है जो क्या करता है, नए नए बिजनेस आइडियाज पर लोन देता है। लोन इन द सेंस पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो ये अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। जो नए नए उद्यमी हैं, मान लीजिए कि आप हैं, आपके पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है और पूरा प्लान है उसका कि आगे ग्रोथ कैसे करेंगे, क्या क्या हर्डल्स आएंगे, उनको कैसे टैकल करेंगे आप हर्डल्स को। ये पूरा प्लान जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट जो होंगे उनके सामने अगर आप रखेंगे तो अगर उन्हें पसंद आया तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके प्लान में, आपके बिजनेस में। तो आइडिया आपका, पैसा उनका, और ऐसे ग्रो करेंगे। तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ये लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। एक लंबी समय अवधि के लिए पूंजी देते हैं ये नए एंटरप्रेन्योर्स को, तो जिससे वो आगे बिजनेस कर पाए, ग्रोथ कर पाए। ठीक है, with what purpose is the government of India promoting the concept of mega food park? भारत सरकार मेगा फूड पार्क का जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है। क्यों कर रही है? तो टू प्रोवाइड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड हो सके। बिल्कुल सही बात है। टू इंक्रीज द प्रोसेसिंग ऑफ पेरिसेबल आइटम्स, जो जल्दी खराब होने वाली चीजें हैं उनकी प्रसंस्करण को, प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना, जिससे बर्बाद होने से उन्हें बचाया जा सके, वेस्टेज को बचाया जा सके। सही बात है। टू प्रोवाइड इमर्जिंग एंड इको फ्रेंडली फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू एंटरप्रेन्योर्स, नए नए उद्यमियों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना जिससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो। किसके लिए? फूड प्रोसेसिंग के लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए। ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा 1 2 3। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, विथ रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको और बताना है फिर करेक्ट कौन सा है। तो पहला, इफ द इन्फ्लेशन इज टू हाई, अगर मुद्रास्फीति, महंगाई बहुत ज्यादा है तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सिक्योरिटीज को खरीद लेती है। कैसे हो सकता है ये बताओ आप, मेरी बात समझिए। बैंकों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखी हैं जैसे कि बॉन्ड, अब पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो आरबीआई बैंकों के पास रखे उन बॉन्ड को जो कि सरकार के हैं उनको खरीद लेती है। अगर आरबीआई बॉन्ड खरीदेगी तो बदले में आरबीआई बैंकों को पैसा देगी। पैसा दे दिया अगर इन बैंकों को तो वो बैंक बाजार में और लोन बांटेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इन्फ्लेशन एक तरफ बहुत हाई है, ऐसे में आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीद लेगी? नहीं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेच देगी जिससे बैंकों से पैसा लिया जा सके, ना कि उन्हें दिया जा सके। तो ये तो गलत है। दूसरा, इफ द रूपी इज रैपिडली डेप्रिसिएटेड, आरबीआई डॉलर को सेल कर देगी मार्केट में। बिल्कुल सही बात है। इफ इंटरेस्ट रेट इन द यूएसए और यूरोपियन यूनियन वर फॉल, अगर ब्याज दर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन में गिर जाती हैं तो इसकी वजह से आरबीआई डॉलर को बाई करेगी। समझ गए?
तो दूसरा और तीसरा सही है, बी आंसर हो जाएगा 18वें का। In India, central bank function as the lender of last resort usually refers to which of the following? देखिए आरबीआई के बारे में हम पढ़ते हैं कि आरबीआई एक्ट 1934 पास हुआ, उसके बिहाफ पर 1935 में आरबीआई बनती है और इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में होता है, लेकिन 2 साल बाद ही 1937 में आरबीआई का मुख्यालय कलकत्ता से ट्रांसफर होकर मुंबई हो जाता है और 1949 आता है तो आरबीआई नेशनलाइज्ड हो जाती है। अब आरबी कंट्री की बैंक हो गई और इंडिया की सेंट्रल बैंक हो गई, तो सभी कमर्शियल बैंकों को उसके रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो आरबीआई के लिए हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आरबीआई इज अ लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अंतिम सहारा आरबीआई होता है कमर्शियल बैंकों के लिए। कैसे? तो किसी भी आपत्ति, किसी भी संकट के समय कमर्शियल बैंकों को अगर कोई भी लोन का जुगाड़ कहीं से ना हो पाए पैसे का, तो आरबीआई मदद करती है। इसी बिहाफ पर आरबीआई को लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है, लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द बैंक्स हैविंग अ टेम्परेरी क्राइसिस, यानी कि एक कुछ थोड़े से समय के लिए संकट की स्थिति आ जाए और पैसे की जरूरत पड़े तो आरबीआई उनको पैसा प्रोवाइड करता है। तो दूसरा सही हो जाएगा। Which of the following is not included in the assets of commercial bank in India? कमर्शियल बैंक में देखो कोई भी बैंक है, जैसे कि मान लो एसबीआई है, एसबीआई के पास एक तो एसेट्स होगी और कुछ होंगी लाइबिलिटीज होंगी, है ना। एसेट्स तो इनकी खुद की संपत्ति हो गई और लाइबिलिटीज जो इन्हें पे करनी है, चुकानी है, दूसरे की है। ठीक, आपसे पूछा गया है किसी भी बैंक की एसेट्स में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता, यानी कि इनमें चारों में से कौन सी बैंक की एसेट्स नहीं है, संपत्ति नहीं है। तो एडवांस, डिपॉजिट्स, इन्वेस्टमेंट और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। 20वां प्रश्न। तो देखो भाई, हम कस्टमर हैं, हमारे डिपॉजिट अगर एसबीआई में है तो वो एसबीआई की एसेट्स कैसे हो सकते हैं? वो तो हमारे एसेट्स हैं, तो एसबीआई के लिए वो लायबिलिटी हुए जो हम जब मांगेंगे तब एसबीआई को हमें लौटाना पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो कस्टमर के जो डिपॉजिट्स होते हैं वो लायबिलिटीज होते हैं, लायबिलिटी होते हैं, न कि एसेट्स। बाकी एडवांस बैंक ने किसी को दे रखा है तो वो एसेट्स होगा, और इन्वेस्टमेंट बैंक ने कहीं लगा रखा है तो वो एसेट्स होगा। मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस पे है वो भी एसेट्स होगा। ठीक है, ये डिपॉजिट एसेट्स नहीं है। डी, बी आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब इसकी स्थापना 1885 में हो जाती है। ठीक है, एओ ह्यूम के द्वारा, 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना होती है। पहली महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो एनी बेसेंट है, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष की बात करें तो वो है सरोजनी नायडू। अब यहां ध्यान देंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए, सत्र हुए, सेशंस हुए। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से सेशन के अध्यक्ष बने थे, प्रेसिडेंट बने थे? 21। तो देखो भाई, 1924 में सेशन हुआ था कांग्रेस का, 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था, जिसके प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष कौन बने थे? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन बने थे? मोहनदास करमचंद गांधी बने थे। तो 21वें का आंसर हो जाएगा 1924। ठीक है भाई, याद रखेंगे। आगे देखें, गांधी जी, ये तो एआई जनरेटेड इमेज है ना। बेलगांव में होता है 39th सेशन, है ना, उसके अध्यक्ष बनते हैं। ठीक है, 1924 में। आगे देखिए,
साइमन कमीशन इन 1928 केम टू इंडिया विथ द पर्पज, भारत में साइमन कमीशन आया था 1928 में, जिसका विरोध हुआ और नारे लगाए गए साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। वाई? क्योंकि नारे विरोध तो इसलिए हुआ क्योंकि उसमें भारतीय मेंबर नहीं था, इंडिया का कोई मेंबर नहीं था। आया किस लिए था साइमन कमीशन? साइमन कमीशन आया किस लिए था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को कंसीडर करने के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आता है। प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए साइमन आयोग, साइमन कमीशन भारत आता है, लेकिन भारत में इसका विरोध होता है। भारत में इसका विरोध होता है क्यों? क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, भारतीय नहीं था इसमें शामिल, इसके जो सदस्य थे। इसलिए नारा लगाया जाता है, इसलिए नारा लगाया जाता है साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। ठीक, क्लियर? ध्यान देंगे इसको। आगे, लाला लाजपत राय वॉज इंजर्ड, लाला लाजपत राय घायल हुए थे। किसमें? किसमें घायल हुए थे लाला लाजपत राय? बताओ भाई। तो इन लाठी चार्ज इन प्रोटेस्ट टू साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की प्रोटेस्ट में जो लाठी चार्ज हुआ उसमें लाला लाजपत राय घायल हो गए थे, लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। साइमन कमीशन के विरोध में जो प्रोटेस्ट किया गया था तो उसमें लाठी चार्ज के जरिए लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। ठीक है। द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929 इज वेरी इंपोर्टेंट इन हिस्ट्री बिकॉज, कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ था वो इतिहास में बड़ा महत्व रखता है, इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है बताओ भाई? 24th, तो द कांग्रेस पास्ड रेजोल्यूशन डिमांडिंग कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पास किया 1929 के लाहौर अधिवेशन में, पूर्ण स्वराज की मांग रखी कांग्रेस ने। कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है पारित कर दिया, इसलिए ये इंपोर्टेंट है। पहला, तो पहला सही है। दूसरा, रिफ्ट बिटवीन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट, नहीं। रेजोल्यूशन पास्ड रिजेक्टिंग द टू नेशन थ्योरी, नहीं। तो 24th का आंसर होगा ए, ओनली वन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Who among the following participating in the salt सत्याग्रह of गांधी, गांधी जी के द्वारा जो नमक सत्याग्रह चलाया गया, दांडी यात्रा की गई, तो उसमें किसने पार्टिसिपेट किया? सरोजनी नायडू भी थी उसमें, राजकुमारी अमृत कौर भी थी और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, सभी थे। सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी के में ये सभी थे और साबरमती से शुरू होके ये दांडी नामक जगह पर खत्म होती है। विच इज लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम? अब सिंपल है भाई, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में क्या है? आसान है, 6th क्लास की एनसीईआरटी में डायरेक्टली दिया है, जुपिटर। यहां देखो आप, ये है सबसे बड़ा प्लेनेट, ये रहा जुपिटर। ठीक है, जुपिटर इज द सबसे बड़ा प्लेनेट। ये इसका डायमीटर है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। ठीक है, और सूर्य से दूरी के क्रम में ग्रहों की ट्रिक याद रखनी है आपको। माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स, तो ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये आपको सीक्वेंस याद रखना है। ठीक। निक्स और हाइड्रा आर द मून ऑफ, निक्स और हाइड्रा किसके चंद्रमा है? तो प्लूटो के चंद्रमा है। ये प्लूटो है, प्लूटो के चंद्रमा है हाइड्रा और निक्स। निक्स और हाइड्रा, प्लूटो जो प्लैनेट है उसके चंद्रमा है, मून है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। Which one of the following cities is nearest to the equator? निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के सबसे नजदीक है, इक्वेटर के सबसे नजदीक है? 28वां प्रश्न, तो वो है सिंगापुर। क्या है? सिंगापुर इक्वेटर के नजदीक है। Which one of the following continent was not a part of गोंडवाना लैंड? गोंडवाना लैंड का कौन सा कॉन्टिनेंट भाग नहीं है?
29 गोंडवाना लैंड का कौन सा कॉन्टिनेंट है जो भाग नहीं है उसका? नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि साउथ अमेरिका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, नॉर्थ अमेरिका जो है पार्ट नहीं है। द प्लेस ऑन अर्थ सरफेस विच रिकॉर्ड द सिस्मिक वेव्स फर्स्ट इज कॉल्ड। देखो धरती पर वो कौन सी जगह है जो पहली बार सिस्मिक वेव को रिकॉर्ड करती है, भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दोस्त एपी सेंटर बोला जाता है। पृथ्वी पर वो जगह जो सबसे पहले भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करती है उसे एपी सेंटर बोला जाता है। यहां देखो ये है, तो जैसे यहां पे कंपन हुआ, यहां से ये जगह पृथ्वी की है, इसको बोलेंगे एपी सेंटर। ठीक है, और फोकस हो गया ये जहां से जनरेट हुआ, और धरती पे वो जगह ऊपर कौन सी है? एपी सेंटर, और ये फॉल्ट। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखें ऑस्कर में इंडिया की तरफ से जो विनर रहे हैं उनके बारे में कुछ चीजें देख लो आप। भानु अथैया ये फर्स्ट इंडियन ऑस्कर विनर है, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए इन्हें मिला था। गांधी फिल्म 1983 में आई। ठीक है, सत्यजीत रे को ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है, ऑनरेरी ऑस्कर फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इनको मिला 1992 में। AR रहमान, गुलजार और रसूल पोकोटी इनको स्लम डॉग मिलेनियर के लिए 2009 में मिला। उसके बाद गुनीत मोंगास पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस ये 2019 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉट के लिए इनको मिला है। और रिंतु थॉमस और सुस्मित घोष राइटिंग विथ फायर 2022 बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए मिला है नॉमिनी। और नाटू नाटू RRR जो सॉन्ग है नाटू नाटू बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग इसको 2023। और राहुल चंद्रकांत ठक्कर ये कोटालेंगो लियोन 2016 एंड विकास विनय साथे 2018 में ऑस्कर। ठीक है, अकेडमी अवार्ड फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल अचीवमेंट के लिए इन्हें मिला है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये हैं आपके 2025 के ऑस्कर विनर। 2025 के ऑस्कर विनर हैं ये। ठीक है भाई, कहां के हैं ये? 2025 के ऑस्कर विनर हैं, 2025 के ऑस्कर विनर हैं। ठीक है, चलिए यहां देखिए, अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम। क्विकली रिवाइज कर लेते हैं एक कॉन्सेप्ट। हम रिवाइज कर रहे हैं संसद के बारे में, हम रिवाइज कर रहे हैं संसद यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बारे में हम रिवाइज कर रहे हैं, क्लास में भी बताया था आज मैंने। ठीक है, यहां एक सेकंड में बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूं। ठीक है, पार्लियामेंट के बारे में, इसके बारे में पार्लियामेंट संसद। तो यहां देखेंगे आप, ये आर्टिकल 79 के अनुसार, आर्टिकल 79 के अनुसार पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं। 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, राज्यसभा, लोकसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट, ये तीनों अंग होते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। राज्यसभा का स्ट्रक्चर बताया गया है आर्टिकल 80 में, लोकसभा का स्ट्रक्चर बताया गया है आर्टिकल 81 में, प्रेसिडेंट है आपका 52 से 62 तक। ठीक है, अब राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, ये आपको पता है क्योंकि कभी डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा टेम्परेरी हाउस है, लोकसभा टेम्परेरी हाउस है क्योंकि 5 इयर्स में या उससे पहले डिसॉल्व हो जाता है। इन दोनों का सदस्य बनने के लिए योग्यता होती है, इन दोनों का सदस्य यानी कि चुनाव लड़ने के लिए योग्यता होती है। उस योग्यता का जिक्र, उस योग्यता का जिक्र आर्टिकल 84 में है कि क्या क्या योग्यता होगी। तो देखो भाई, यहां हम लोकसभा की बात करते हैं और यहां हम राज्यसभा की बात करते हैं। लोकसभा में
मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं 550 और राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती हैं 250। मिनिमम प्रेजेंट सीट कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है 543 और यहाँ प्रेजेंट में कितनी है 245। ठीक है, यहाँ होता है डायरेक्ट इलेक्शन, यहाँ होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है यानी कि जनता वोट देती है। ठीक, और यहाँ होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, ध्यान देंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। अब देखो ये जो 245 है, ये 245 में से 233 लोगों का होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन यानी कि जिस स्टेट की सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है उसी स्टेट के एमएलए, जो विधानसभा के सदस्य एमएलए, वो वोट देने जाते हैं, कॉमन पीपल नहीं देंगे। अब बचे 12 लोग, तो 12 लोग जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, अब ये लोग 12 लोग कुछ खास लोग होते हैं, जैसे कि आर्ट यानी कि कला से बिलोंग करेंगे, लिटरेचर यानी कि साहित्य से बिलोंग करेंगे, साइंस यानी कि विज्ञान से बिलोंग करेंगे और सोशल वेलफेयर यानी कि समाज सेवा से बिलोंग करेंगे। ठीक है, तो सुधा मूर्ति लेटेस्ट बनी है सोशल वेलफेयर कैटेगरी से, पीटी उषा है ही, तो ये ध्यान रखना है आपको। एक और चीज जो आपको याद रखना है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, इसलिए राज्यसभा का चेयरमैन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है क्योंकि वो तो वाइस प्रेसिडेंट है। राज्यसभा में एक डेप्यूटी चेयरमैन भी होता है, वो राज्यसभा के मेंबर में से ही बनाया जाता है। अब बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में स्पीकर होता है, वो मेंबर में से ही बनाया जाता है। लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर होता है राज्यसभा का उपाध्यक्ष, वो भी मेंबर्स में से ही बनाया जाता है। तो ये चीज याद रखनी है। अब देखो, लोकसभा राज्यसभा में कोई भी बिल पास होता है और लास्ट में राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देंगे उस पर, तब वो बिल जो है एक्ट बन जाता है यानी कि कानून बन जाता है। अब अगर दोनों हाउस में किसी बिल को लेकर विवाद है, डिस्प्यूट अराइज होता है, तो प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का प्रावधान है। ज्वाइंट सिटिंग बुला सकता है प्रेसिडेंट, दोनों हाउस का संयुक्त बैठक, और जो ज्वाइंट सिटिंग होगी उसका अध्यक्ष कौन बनेगा, उसका अध्यक्ष बनेगा वही जो लोकसभा का स्पीकर है। प्रेसिडेंट का काम है सिर्फ ज्वाइंट सिटिंग बुलाने का, और अध्यक्ष कौन बनेगा, तो लोकसभा का स्पीकर है। क्लियर है, क्लियर है मेरी बात? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए, आई होप चीजें क्लियर हैं। कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके हमें बताइए, हम उन चीजों को क्लास में शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।